आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स के बारे में कि कहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हम आप लोग के सामने एक कमिटमेंट किए थे कि पीडीएफ के माध्यम से भी हम पढ़ाएंगे और इसका आप देखे होंगे कि वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं। तो आराम आराम से क्वेश्चन को देखा जाएगा और अच्छा लगेगा तो इसको आप लोग शेयर करेंगे। जहां सुझाव होगा जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में देश के कुल आर्द्र भूमि रामसर स्थलों की सूची में 5 नए आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आर्द्र भूमि ऐसे हो जाएगा, ऊपर में भी ठीक है, शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में कुल 80 रामसर स्थल क्षेत्र शामिल हो गए हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में अभी कुल कितने हैं, तो 80 है। आगे देखेंगे रामसर कहाँ है, तो रामसर कहाँ है ध्यान रखिएगा। रामसर ईरान में स्थित है, एक ईरान का शहर है रामसर। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसमें एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक रामसर क्षेत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में 16। और बिहार का एकमात्र वेटलैंड जो क्षेत्र है वो है कांवर झील, जो बेगूसराय में है। तो ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वर्तमान समय में देश में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र कितने हैं, तो 80 हो गए हैं। अभी 5 नए आर्द्र भूमि क्षेत्र को जोड़ा गया है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। ये है कहाँ रामसर, तो ये ईरान में है। भारत में सर्वाधिक रामसर क्षेत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और बिहार का एकमात्र वेटलैंड क्षेत्र कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय। चलिए अगला जो है क्वेश्चन यानी टॉपिक 2 नंबर में, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया है। 2000 में झारखंड के गठन के बाद अभी तक 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रघुवर दास को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि अभी तक 12 मुख्यमंत्री बन चुके और किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसको सिर्फ छोड़कर, सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर। चलिए आपसे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, जो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद बनाए गए हैं। यानी अभी मनोहर लाल खट्टर अपना हरियाणा में इस्तीफा दिए 2 दिन पहले, और हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है यूसीसी से संबंधित यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड के विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अधिनियम के पश्चात उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसे गोवा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगालियों के समय से ही लागू है। यानी गोवा में कब से लागू है, पुर्तगालियों के समय। भारतीय संविधान में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ लागू किया गया, तो ये उत्तराखंड में लागू किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम याद रखिएगा। ये यूसीसी जो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में वर्णित है। तो ये यूसीसी का अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है चुनावी बॉन्ड योजना, जो अभी चर्चा का जो विषय रहा चुनावी बॉन्ड योजना। ध्यान दीजिएगा, चुनावी बॉन्ड योजना क्यों भाई चर्चा का विषय रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया है और इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द भी कर दिया। ये क्या है देखेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2018 में शुरू किया था। ये क्या है, चुनावी बॉन्ड योजना एक प्रकार का राजनीतिक दलों को गुप्त तरीकों से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया चंदा है। अब ये चंदा कहाँ दिए जाते थे, तो राजनीतिक दलों को। कैसे, इसे देश की चुनिंदा, याद रखिएगा, एसबीआई की शाखाओं से खरीदा जा सकता था। याद रखिएगा, अब एसबीआई की शाखाओं से खरीदा जा सकता था। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे तथा इन बॉन्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। इन बॉन्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था
जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में कुल पड़े मतों का 1% प्राप्त किया हो। ये काफी महत्वपूर्ण है, कितना? 1%। तो उसी को ये लोग चंदा देते थे, उसमें भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। दूसरा चीज, ये देश की चुनिंदा एसबीआई शाखाओं से इसको खरीदा जा सकता था। तो ये क्या हुआ, 2024 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2018 में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा किया गया। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। देखिए आज के डेट में अंतरिक्ष जो है एक ऐसा चहलकदमी अंतरिक्ष में बन चुका है कि लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष का सबसे बड़ा बाजार भी बनने जा रहा है। उसी संदर्भ में देखेंगे कि नासा और इसरो मिलकर एक निसार के तहत भी काम करने की योजना बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नासा और इसरो मिलकर कौन सी योजना के माने निसार जो है वो किसकी योजना है? तो नासा और इसरो की। आगे भी अंतरिक्ष से ही क्वेश्चन है, देखा जाए। इसरो ने निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है। तो नाम क्या है इसका? कार्टोसैट 2। आगे क्वेश्चन नंबर 8, गगनयान 2024-25 के दौरान किसी भी समय संभावित है, यानी गगनयान जो है योजना जो तैयार की गई है ये 2024 और 25 में कभी भी इसको भेजा जा सकता है। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया गया है। तो नाम आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे इसी में, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए। राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में सोयूज T-11 यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी। यानी 40 साल बाद फिर से भारत किसी पायलट्स यानी यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रहा है। तो इसमें कितने हैं? तो 4 हैं। आगे भी अंतरिक्ष से ही हैं, देखेंगे। अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा। तो ये पूछा जा सकता है किस देश की निजी कंपनी मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो ये अमेरिका की निजी कंपनी का नाम याद रखना है, इस चीज को याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको के नाम हो गया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। आपसे पूछा जा सकता है ओलेग कोनोनेको कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये रूस के हैं। क्या रिकॉर्ड है? तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी अंतरिक्ष है। जितना भी अंतरिक्ष से क्वेश्चन जो रहा है एक साथ हम कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण 10 फरवरी 2024 को किया गया। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी हम लिख दिए हैं। इसका नाम है मीरा, ठीक है, मीरा। और इसका मीरा का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है मिनी ऑटोराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, इसका नाम दिया है। तो अंतरिक्ष सर्जरी के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या नाम है इसका? रोबोट का नाम है मीरा, और मीरा का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, 9वीं रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। ये ध्यान रखेंगे, भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 9वां कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन कौन किए? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे और प्रवक्ता के तौर पे, याद रखेगा, मुख्य प्रवक्ता और अतिथि के तौर पे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि के तौर पे इनको शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 9वां रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। अब इसका थीम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, तो भू राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स और भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक्स के मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। अब इसका आयोजन कौन करता है? तो देखेंगे, रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय, याद रखेगा, भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
तो अभी हम लोगों ने देखा रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसके मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री बनाए गए। थीम चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ। देखेंगे, और इसका थीम क्या था 2024 का? अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। याद रखेंगे, अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 2016 से किया जा रहा है और इसका पहला आयोजन 2016 में जो किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में कहाँ किया गया? तो 2023 में जो किया गया, ये किया गया जो छठा था, ये किया गया बांग्लादेश में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हिंद महासागर का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। थीम क्या था? तो अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। इसका आयोजन कब से? तो 2016 से। पहला कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। और छठा कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। और ये कौन सा था? तो 7वां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 167 देशों में 41वां हो गया है। याद रखिएगा, पहले कितना था? तो 46। ये याद रखिएगा डाटा। तो 5 पायदान सुधार हुआ है। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आइसलैंड और अंतिम किसका है? तो अफगानिस्तान। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये याद रखेगा, काफी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। तो भारत का पिछले साल कौन सा स्थान? 46 था और इस बार कितना है? 41। चलिए आगे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अब 2024 की रिपोर्ट में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान है। याद रखेगा, 93। ये अब देखेंगे, और 2023 में जो 2022 का जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें 85 था। तो इस प्रकार 8 पायदान भारत नीचे चला गया है। याद रखेगा, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में, जो 2023 का जो रिपोर्ट जारी किया गया, तो 2024 में जो आया तो वो 93 हो गया है। और जो 2022 का जो था, 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें 85वां था। सबसे कम भ्रष्ट वाले देश में देखेंगे तो पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है न्यूजीलैंड। अब इसमें 13 मानकों को आधार माना जाता है। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब सबसे अंतिम अगर पूछेगा 180वां, तो सोमालिया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था, लेकिन 2024 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये क्या था? तो भारत और म्यांमार में कुछ ऐसे 16 किलोमीटर थे जो दोनों देशों के लोग बिना वीजा के आवाजाही कर सकते थे, लेकिन कुछ समय से सीमा पर गड़बड़ी देखी जा रही थी, जिसके कारण से कुल 1643 जो किलोमीटर है भारत और म्यांमार की सीमा, उस पर बाड़ लगाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 6 फरवरी 2024 को कर दिया गया। किसने किया? गृह मंत्रालय। ये किसको संतुष्टि किसको प्रदान किया? तो ये विदेश मंत्रालय को किया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, FMR, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम। अब आपसे यहाँ पे और भी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़े भारत के राज्य। तो याद रखेगा, तो ये नामी याद रखिएगा। नामी याद करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, नामी याद करने का मतलब क्या हुआ? जैसे N से नागालैंड, A से अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर और MI से मिजोरम। तो ये म्यांमार की सीमा से जुड़ते हैं 4 राज्य। तो FMR जो आवाजाही जो था, इसको 2018 में जो शुरुआत जो की गई थी, 2024 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये भारत और म्यांमार के बारे में ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का UAE और कतर का दौरा। याद रखेगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोप 2024 जो हुआ वो UAE में ही हुआ। अब कतर के दौरा के पहले ही देखिएगा कि कहा जाता है कि अगर हमारे शासक जो हैं वो मजबूत हों तो कोई भी, ठीक है, काम आसान बन जाते हैं और राष्ट्र के लिए वो काम सर्वोपरि होता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कतर दौरे के पहले देखिए क्या हुआ। 2022 में भारत के 8 पूर्व नए सैनिकों को कतर की सरकार, याद रखेगा, क्या की थी? गिरफ्तार कर ली थी 2022 में जासूसी के जुर्म में। लेकिन और 2023 में क्या किया गया था? इनको मौत की सजा सुना दी गई थी, मृत्युदंड। लेकिन कतर दौरे के पहले ही भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कतर की सरकार ने रिहा कर दिया। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, जो इन पे आरोप लगाकर जासूसी
के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया था 2022 में। भारत के 8 पूर्व नए सैनिकों को उनको 2024 में रिहा कर दिया गया। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, यूएई और कतर के दौरे पर कुछ समय पहले गए। तो कतर दौरे से पहले ही उनको छोड़ दिया गया। किनको? भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की समाप्ति के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर 19 फरवरी 2024 में संपन्न हुआ। ठीक है, तो कौन सा दौर था? 21वां। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भारत की 2 प्रमुख हस्तियों के नाम जो शामिल थे हटा दिया गया। ये नाम कौन था? तो ये नाम था इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त। अब देखेंगे, फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया और उस समय भी बढ़ाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, आदि महोत्सव, जिसको जनजातीय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये नई दिल्ली में कहाँ? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, याद रखिएगा। तो आदि महोत्सव, जिसको जनजातीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, 2024 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024 भारतीय नौसेना द्वारा नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यानी भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं रमन प्रभाव की खोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया। गुलजार का मूल नाम संपूरन सिंह है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई थी। अब सुनिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है और उन 22 भाषाओं में से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में? तो 22 भाषाओं में। अब उसमें जो सबसे बेहतरीन तरीके से होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस साल जो दिया गया 2023 का, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया संस्कृत के लिए और गुलजार, जिनका मूल नाम संपूरन सिंह है, उर्दू के लिए प्रदान किया गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। तो पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे चक्रधारी शरण सिंह, उनको उड़ीसा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, संजय कुमार जैन IRCTC के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह BBC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है? ये 24 घंटे कार्यरत रहेगा और सार्वजनिक अवकाश में के दिन भी UPI का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजक मानिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लोकपाल के नए अध्यक्ष अजय मानिक राव खानविलकर। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। सुनेंगे, लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। आप लोगों को कोई भी सुझाव होगा आप लोग जरूर दीजिएगा। मेरा प्रयास है कि जो भी हम टाइपिंग करवाएं थोड़ा सा उसमें कम से कम त्रुटि हो, थोड़ा बहुत अगर हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो इसको और भी बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता फली सैम नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन थे? विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, उषा किरण खां की मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हो गई। ये हिंदी और मैथिली की प्रसिद्ध लेखिका थीं। काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31, 11 रूल्स फॉर लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक है। देखिए, जो भी वर्ड से हो मैक्सिमम वो चेतन भगत की ही होती है। जैसे आप देख सकते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड 2020, तो जहां पर डिजिट वाली बात आएगी तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा बहुत वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं चेतन भगत के रूप में। उसी तरह अगला है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, तो ली कोनेन की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32, PM किसान सम्मान निधि की ये कौन सी किस्त थी? तो ये 16वीं किस्त जारी।
और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत जो की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, 2018 में। और अभी 2024 में कौन सी किस्त जारी की गई? तो ये 16वीं किस्त जारी की गई। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33, TRAI का फुल फॉर्म, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ये दूरसंचार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आध्यात्मिक गुरु श्री लाल प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई? तो गौड़ीय मिशन वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों पर कार्य करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नाम क्या है? आध्यात्मिक गुरु श्री लाल प्रभुपाद, ठीक है। तो इनकी कौन सी जयंती? तो 150वीं जयंती। क्या जारी किया गया? तो ये डाक टिकट जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका थीम याद रखिएगा, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, याद रखिएगा। और इसमें मुख्य विशिष्ट अतिथि किसको बनाया गया? तो विशिष्ट अतिथि जो बनाया गया, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब को बनाया गया। तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। थीम था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, और सऊदी अरब को मेले में विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, 5 वर्ष के बाद भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। अब देखिए 5 वर्ष के बाद क्यों? तो 2019 के बाद ये 5वां वर्ष है। ऐसे 3-3 साल पे होता है, देखिए लिखे हैं 3-3 वर्ष के अंतराल पर होता है। पिछला 2019 में हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद फिर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी, उस कारण से भी इसको रोक दिया गया। 2024 में थीम क्या था? आकाश से बिजली का प्रहार। ये काफी महत्वपूर्ण है, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्ष के बाद भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। यह 3-3 वर्ष के अंतराल पर होता है। पिछला 2019 में हुआ था। 2024 का थीम था आकाश से बिजली का प्रहार। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास मिलन, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। मिलन 24 विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। कहा जाता है कि इसमें लगभग 50 से भी ज्यादा, ठीक है, देशों के सैनिकों ने भाग लिया। तो ये सबसे बड़ा नौसेना, याद रखिएगा, कौन? मिलन 2024 कहां संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म गार्जियन 24 किसके बीच? तो भारत और जापान, ये याद रखेगा, राजस्थान में संपन्न। तो धर्म गार्जियन क्या है? युद्धाभ्यास है। किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान। उसी तरह 39, भारत 2024 में भारत के 5 रत्न, कहने का मतलब क्या? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया, याद रखिएगा। तो इसीलिए हमने बोला भारत के 5 रत्न, और ये 5 रत्न आप लोग याद रखिएगा। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 में कि सर्वाधिक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 40, अंडर 19 ICC विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विजेता पाई, याद रखिएगा। यानी भारत को हराया, ठीक है। ऐसे भी देखे होंगे 2023 वाला भी वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, और अंडर 19 में भी इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अंडर 19 क्रिकेट का आयोजन प्रत्येक 2 सालों पर आयोजित किया जाता है। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, 2026, ये काफी महत्वपूर्ण है कि 2026 में कहाँ होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में किया जाएगा। तो अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। पदक तालिका में प्रथम स्थान किसको मिला? तो महाराष्ट्र को मिला। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी, सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखेंगे, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब क्या है भाई कि इस योजना के तहत निम्न और एवं मध्यम वर्गीय 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अलग रखा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2024।
जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जब उद्घाटन जो था उसी दिन, ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया? 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अलग रखा गया है, यानी ये भाग नहीं ले सकते हैं। उसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, याद रखिएगा। नागर शैली उत्तर भारत में विकसित है, याद रखिएगा, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 45, अटल टनल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है, सबसे लंबा टनल के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2024 का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए निमहांस, ये क्या है भाई, बेंगलुरु में है, को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो निमहांस, ये कहाँ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना, याद रखिएगा, ये काफी, सूर्योदय योजना अलग है और पीएम सूर्य घर योजना अलग है, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को किया गया। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की गई है। तो देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 13 फरवरी 2024 को जो शुरुआत जो किया गया, मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की। और सूर्योदय योजना क्या है? उसमें 1 करोड़ परिवार के छतों पर सोलर पैनल लगाना, उसकी शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2024, और पीएम सूर्य घर योजना 13 फरवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था जर्मनी हो गया है। देखिए, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कौन हो गया? जर्मनी। पहले स्थान जापान के पास था, भारत का स्थान 5वां है। और भारत क्या टारगेट रखा है? 2027 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और आज का अंतिम, और अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिए, और भी अगर आप लोग को लगे कि नहीं सर इसको और भी बेहतरीन तरीके से, और भी अलग अलग जो भी होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक साथ लाने के लिए, तो आप लोग सुझाव देंगे, कहेंगे, तो फिर हम उसको भी, उस पर भी हम काम करेंगे। तो आज का अंतिम, महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।